हेलो एवरीवन, वेलकम टू अजेडी कंप्यूटर एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे थोड़ा सा अपने पाइथन और जेंगो के टॉपिक से हटके कोड एडिटर्स के बारे में। तो जब बात आती है कोड एडिटर्स की तो हमारे पास कुछ लिमिटेड चॉइसेस होती हैं, जैसे हमें सबलाइम मिलता है या फिर नोटपैड प्लस प्लस मिलता है या फिर VS कोड मिलता है। और वहीं पे अगर हम बात करें पाइथन के और अल्टरनेटिव्स के बारे में तो फिर हमें कई बार आईडी सजेस्ट करी जाती है, जैसे पाइचाम यूज़ करना हो गया, या फिर C या C++ के केस में हमें विजुअल स्टूडियो कोड जो कि सिर्फ विंडोज़ नेटिव है, या फिर अभी हाल ही में एक नया अपडेटेड है जिसका नाम है जेड, अभी वो सिर्फ मैक और लिनक्स पे अवेलेबल है। सो ऐसे कुछ चॉइसेस मिलती हैं। तो इन सब के बीच में हमारा VS कोड एक एज अ प्राइमरी कोड एडिटर एज अ किंग कैसे निकल के आता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है और क्यों ये हर एक प्रोग्रामिंग के साथ कंपैटिबल है, फिर चाहे वो जावास्क्रिप्ट हो, चाहे वो C लैंग्वेज हो, चाहे वो पाइथन हो, चाहे वो खुद जावा हो, या आप पर्टिकुलर कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट कर रहे हो, ये सारी की सारी चीज़ों में वो कहाँ स्टैंड आउट करता है और क्यों उसको इंडस्ट्री किंग बोला जाता है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, ये सारी की सारी हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं VS कोड के कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। तो VS कोड के बेसिक्स को बताने से पहले सबसे पहले हम बेसिक इंस्टॉलेशन पे चलते हैं। तो हमारे पास देखिए, जैसा कि हमारे पास VS कोड है। अब अगर मैं इंस्टॉलेशन की बात करूँ तो इंस्टॉलेशन सेम ऐसे ही होना है। अगर आपके पीसी में VS कोड है तो ठीक, नहीं है तो आप VS कोड आप जाके लिखेंगे सर्च इंजन पे, किसी भी सर्च इंजन पे आप जाइए ब्राउज़र के थ्रू और सर्च करिए VS कोड। आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा वो सबसे पहला VS कोड का ही होगा। जी हाँ, विजुअल स्टूडियो कोड। और हम इसको डाउनलोड करेंगे अपनी मशीन के लिए। अगर आप लिनक्स बेस्ड सिस्टम में हैं तो आपने फिर नियो, विम, नैनो, Emacs जैसी चीज़ों को इनकाउंटर किया होगा, और वह चीज़ें थोड़ा सा ओवर द किल है, मतलब टर्मिनल सेंट्रिक चीज़ें हैं वो, तो उसका कंपैरिजन VS कोड से मेरे हिसाब से एक सही नहीं रहता, क्योंकि VS कोड हमारा GUI बेस्ड एक टेक्स्ट एडिटर है। वहीं पे अगर हम नियो, विम वगैरह से कंपेयर करते हैं VS कोड को तो वो CLI बेस्ड टेक्स्ट एडिटर्स हैं जो कि यूजुअली सर्वर्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, और जिनको गिटहब बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है वो यूज़ करते हैं Emacs जैसी चीज़ों को। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक डेवलपमेंट कंप्यूटर की, जो कि मोस्टली लोग विंडोज़ यूज़ करते हैं। इंडिया में लिनक्स बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। तो इस केस में विंडोज़ का डाउनलोड करेंगे 10 या 11 के लिए एक इंस्टेंस, और हमारे सामने थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग लिख के आ रहा होगा, और यहाँ पे हमारा डाउनलोडेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब क्योंकि यूजुअली मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉलेड है VS कोड, तो मैं चाहूँ तो कॉन्फ़िगरेशन उसी पे बता सकता हूँ, बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन में हमें क्या दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जब आप VS कोड इंस्टॉल करते हो। तो एक्चुअली क्या होता है, जब हमारे सामने प्रॉम्प्ट खुल के आता है इंस्टॉलेशन का, तो उस टाइम पे दो कॉन्टेक्स्ट मेनू होते हैं जिनको हमको चेक करना पड़ता है। तो उससे क्या होता है कि हम किसी भी फोल्डर को डायरेक्टली राइट क्लिक करके या शिफ्ट राइट क्लिक करके हम अपने फोल्डर में उस फोल्डर को VS कोड में ओपन कर सकते हैं। बस इसी छोटी सी चीज़ को हम ऐड करेंगे VS कोड में, और ये कैसे होता है हम करके देखेंगे। हमारा VS कोड डाउनलोड हो चुका है। अब इसी फाइल पे हम क्लिक करेंगे, हमारा जो इंस्टेंस होगा इंस्टॉलर का वो रन कर जाएगा, और एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब ये जो दो ऑप्शन है, ऐड ओपन विथ कोड एक्शन टू विंडोज़ एक्सप्लोरर फाइल कॉन्टेक्स्ट मेनू और विंडोज़ एक्सप्लोरर डायरेक्टरी कॉन्टेक्स्ट मेनू, इन दोनों को बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक रहेंगे, आपको इनको चेक कर देना है। आप जब इंस्टॉलर को रन करेंगे स्टेप 2 में आपको इनको चेक कर देना है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने पूरा का पूरा वही प्रोसेस, आपको इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देना और हमारा VS कोड पूरा का पूरा इंस्टॉल हो रहा होगा। अब VS कोड की अगर मैं थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ तो ये पूरा का पूरा एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क पे बना हुआ एप्लीकेशन है, जो कि बैकएंड में अपने Electron.js का यूज़ करता है। थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा स्लो है, बट हमारे काम को अच्छी तरीके से पूरा करता है। अभी नए फीचर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए VS कोड में, जैसे एक्सटेंशंस को रीस्टार्ट करना। इन्होंने क्या करा था कि पहले एक्सटेंशंस को हमें पूरा ही VS कोड रीइंस्टॉल करना पड़ता था। जब हम किसी एक्सटेंशन को चूज़ करते थे, यहाँ पे जाके किसी एक एक्सटेंशन को अगर हमने डाउनलोड किया तो हम पूरा VS कोड ही रीस्टार्ट कर देते थे। बट अब इन्होंने क्या फीचर डाला है कि सिर्फ एक्सटेंशन ही आपकी रीस्टार्ट होगी, बाकी कुछ रीस्टार्ट नहीं होगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और एक न्यू विंडो ओपन कर लेता हूँ, और ताकि हमारा एक जो VS कोड का एक पूरा का पूरा वो रहे, वो एकदम ही नया हो। यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स है जो हमने पिछले टाइम पे करे हुए हैं। तो ये हमारी वेलकम स्क्रीन होती है, जिसपे हमको मिलता है ये पूरा का पूरा कुछ सिस्टम, जिसमें हम एक नई फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, एक फोल्डर बना सकते हैं, या किसी रिमोट डायरेक्टरी से हम
कनेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके यूज़र इंटरफेस से आपको गाइड करवा देता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं सारे के सारे मेन्यूज़, फाइल, एडिट, सेलेक्शन, व्यू, गो, रन एंड टर्मिनल एंड हेल्प। और इधर हमें मिलता है ये विंडो के साइड बार्स का बटन, जिनको हम राइट क्लिक करके लेआउट कंट्रोल अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हाइड हो सकता है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे राइट क्लिक करके कमांड सेंटर हम हटाना चाहें तो कमांड सेंटर भी हटा सकते हैं। तो हमें पूरा का पूरा हमारा मेनू बार मिल जाएगा, जो कि देखने में थोड़ा सा क्वाइट अ बिट अच्छा लगता है। सो ये तो कुछ माइनर कस्टमाइजेशन है। साथ ही साथ ये हमारा प्राइमरी बार है। प्राइमरी बार में हमें मिलता है सबसे पहले एक्सप्लोरर, फिर मिलता है सर्च, फिर मिलता है वर्जन कंट्रोल सिस्टम, फिर मिलता है डीबगिंग के लिए, और फिर हमारे पास आता है एक्सटेंशंस का पूरा पैनल। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपने यूज़र अकाउंट साइन इन कर रखा है तो उसका ऑप्शन आपको अकाउंट्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको जो सेटिंग्स है पूरे के पूरे VS कोड की, वो यहाँ पे है। अब सेटिंग्स पे जाने से पहले मैं बता दूँ, VS कोड में 2 तरह की सेटिंग्स होती है। पहला पूरे यूज़र के लिए, दूसरा पूरे के पूरे एक वर्क स्पेस के लिए। सपोज करिए आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो जो जावा में बन रहा है, हो सकता है आप उस प्रोजेक्ट के लिए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हो, जावा का कोई पर्सनल JDK यूज़ कर रहे हो, जो वो कस्टमाइजेशन, वो कॉन्फ़िगरेशन पर्टिकुलर उसी इन्वायरमेंट के लिए हो। सेम गोज़ विद पाइथन, आप पाइथन का वर्चुअल इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हो किसी एक पर्टिकुलर वर्क स्पेस के लिए। आप जेंगो डेवलप कर रहे हो, उसमें हो सकता है आपने अलग अलग लाइब्रेरीज डाली हो, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने VS कोड में 10 एक्सटेंशन और भी एक्स्ट्रा डाली हो सिर्फ उसी के पर्टिकुलर डेवलपमेंट के लिए। तो क्या करता है कि हमारी जो सेटिंग्स होती हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, पहला यूज़र, दूसरा वर्क स्पेस। हम पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट के करस्पॉन्डिंग अपनी सेटिंग्स को क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा कैसे होता है, सेटिंग्स में अगर हम चलेंगे तो हमें यूज़र मिलेगा, और वर्क स्पेस इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि हमने अभी किसी फोल्डर को ओपन नहीं करा हुआ है। सो बात कर लेते हैं कुछ ज़रा बेसिक्स की, कि कैसे कैसे हमें चीज़ें करनी है। तो अगर मैं आपको दिखाऊँ अपना एक्सप्लोरर ओपन करके, तो दिस PC में हम किसी भी फोल्डर में जाएं, अगर सपोज़ करिए मैं डेस्कटॉप पे एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू फोल्डर, और इस नए फोल्डर के अंदर चलते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करूँ तो ओपन विथ कोड आ जाएगा, पहला तरीका। अगर आप CLI यूज़ करना चाहते हैं, आप अपने इस फोल्डर में कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करिए और कमांड डालिए कोड स्पेस डॉट। आप ये कमांड डालेंगे, आपका VS कोड सेम उसी फोल्डर में खुल के आ रहा होगा, देखिए न्यू फोल्डर। और अगर मैं राइट क्लिक करके, अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और मैं लिखता हूँ, मैं क्लिक करता हूँ रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, तो हमें ये फोल्डर जो कि ITC एडमिन डेस्कटॉप और न्यू फोल्डर, यही वाला फोल्डर है जो हमारे VS कोड में अभी करंटली ओपन हो रखा है। अब इसमें मैं किसी भी चीज़ को कोड कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे script.js भी बना सकता हूँ। साथ ही साथ मैं यहाँ पे main.py भी बना देता हूँ, main.py, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे बना देता हूँ hello.c। अब मैं 3 अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की फाइल एक ही फाइल में बना दी है। सो अगर हम अपने कोड को रन करवाएंगे तो हमारे कोड देखिए ईजिली डिटेक्ट हो जाएंगे। जैसे ये फाइल जावास्क्रिप्ट की है, VS कोड ने बता दिया, सेम गोज विथ ये पाइथन की है और ये C की है। अब इसमें आता है एक्सटेंशन का सपोर्ट। जैसे अगर हम पाइथन में कोड कर रहे हैं तो पाइथन में हमें क्या चाहिए होता है कि अगर हमने डेफ लिखा या फॉर लिखा, जैसे सपोज करें मैं पाइथन में भी फॉर लिखता हूँ तो हाईलाइट तो हो रहा है, लेकिन हमें वो जो ऑटो कंप्लीशन वाला फीचर है वो नहीं मिल रहा है। तो हमारा जो VS कोड होता है, VS कोड में एक्सटेंशन सपोर्ट होता है जिसको हम पाइलैंस कहते हैं। जैसे आपने अगर पाइचार्म वगैरह यूज़ किया हो तो क्या करते हैं कि आप थोड़ा सा सिंटेक्स लिख के एंटर मारते हो तो आपके सामने पूरी की पूरी बॉयलर प्लेट आ जाती है। ऑल्दो VS कोड इस चीज़ को भी फेवर करता है कि आप अपनी खुद की बॉयलर प्लेट बना सकते हो, और हमने एक बॉयलर प्लेट ऐसे बनाई भी है। अगर आप इस वीडियो पे कमेंट करेंगे तो मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो बता दूंगा जिसमें हम ये कवर कर रहे होंगे कि VS कोड का बॉयलर प्लेट कैसे बनाते हैं। सो यहाँ पे हम एक्सटेंशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एक्सटेंशन पाइथन के लिए डाउनलोड करी तो देखिए पाइथन डीबगर और पाइलांस भी साथ में इंस्टॉल हो रहा होगा। ऑल्दो अगर आप जुपिटर पे कोड करते हैं, अगर आप एनाकोंडा वगैरह यूज़ करते हैं तो एनाकोंडा वगैरह मुझे लगता है थोड़ा ओवर द किल हो जाता है, बट आप चाहें तो जुपिटर की एक्सटेंशन को सीधा VS कोड में इंटीग्रेट करवा सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखाई देता हूँ। जुपिटर अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे सो जुपिटर को भी हम यहीं पे डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं main.py में अब लिखूँ कि फॉर, तो इसके लिए हमें अपने VS कोड को एक बार रीस्टार्ट करना होगा। जस्ट रीस्टार्ट करते हैं VS कोड को, कोड डॉट, फिर से भाई हम कमांड डालेंगे। और अगर अब main.py में हम चलें और अगर मैं लिखूँ फॉर आई इन रेंज, सो कुछ इस तरीके के फीचर्स हमारे VS कोड में मिल जाते हैं। साथ ही साथ
मैंने बात करी आपको जुपिटर की, तो जुपिटर को यूज़ करने के लिए हम फाइल का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कंट्रोल P दबाएंगे तो हमारा कमांड पैलेट खुल जाएगा, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि हमको एक जुपिटर नोटबुक क्रिएट करनी है। क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक, बस इस पे एंटर करते हैं और देखिए हमारे सामने जुपिटर नोटबुक खुल चुकी है। अब यहाँ पे अगर मैं INT लिखता हूँ या I लिखता हूँ तो देखिए हमारा क्या होता है कि जब आप ब्राउज़र में यही ओपन करते हो तो ब्राउज़र में आपको ऑटो कंप्लीशन या ऑटो सजेशन का फीचर नहीं मिलता। ब्राउज़र में आपको हर चीज़ खुद से टाइप करनी पड़ती है। उसके अपने फ़ायदे और नुकसान भी हैं। जैसे फ़ायदा ये है कि अगर आप एक बिगनर हो, लर्नर हो, तब आपको सिंटेक्स याद करने में आसानी मिलती है, क्योंकि आप बार बार एरर्स करते हो, फिर आपको रियलाइज़ होता है ओ अच्छा INT में मैंने T नहीं लिखा या N नहीं लिखा, या मैंने प्रिंट लिखना था पर printf लिख दिया, क्योंकि मैं C लैंग्वेज के बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। तो ऐसे करके जब आप एरर्स करते हो ब्राउज़र में तब वो आपके लिए हेल्पफुल होता है। बट अगर आप बात करते हो, क्योंकि मैंने कहा ये इंडस्ट्री ग्रेड का सॉफ्टवेयर है, अब अगर आपको ये चीज़ बार बार करनी है तो क्या आप बार बार मिस्टेक्स करना प्रेफर करेंगे? नहीं। सपोज करिए आपके पास एक लिमिटेड टाइम है कि आपको 10 दिन या 20 दिन में एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करके या एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके देना है, तब आप कैसे करेंगे? फिर यहाँ पे आता है हमारा ऑटो कंप्लीशन, क्योंकि हमारे पास इतना हर टाइम नहीं होता कि हम एक एक स्पेलिंग की मिस्टेक को सही करते चले। सेम अगर मैं यहाँ पे देखिए फॉर लिखता हूँ तो हमारे पास ऑटो कंप्लीशन में चीज़ें सजेशन में आने लगती हैं। इंट ए, क्योंकि इसमें इंट ऐसे नहीं लिखा जाता, a इज़ इक्वल टू 6 और b इज़ इक्वल टू 6, तो मैं सीधा सीधा इनको लिख सकता हूँ। देखिए मैंने प्रिंट लिखा, अभी ऑटो कंप्लीट कर रहा होगा और मुझे चीज़ें ऑलरेडी बता रहा होगा। सो बस यही दिखाना था आपको। सेम ऐसे min.py के साथ भी कर सकते हैं कि देखिए हमने प्रिंट लिखा तो उसने ऑटो सजेस्ट कर दिया हेलो, यहाँ पे लिख देते हैं हेलो। और अब बात आती है किसी भी प्रोग्राम को रन करने की। तो देखिए जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला, प्रोग्राम का कंपाइलर तो इंस्टॉल होना ही होना चाहिए। दूसरा, अगर हम उस एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास मिलती है यहाँ पे रन करने की बटन। अगर आपको ये विंडो छोटी लग रही है तो आप कंट्रोल के साथ प्लस दबा के इस विंडो को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, और हमने देखिए बड़ा कर दिया। ये विंडो हमारी जब थोड़ी सी लार्ज स्केल में हो जाएगी तब हमें देखने में बहुत आसानी रहेगी। अब हम इस इंस्टेंस को कुछ इस तरह से टर्मिनल पे देख सकते हैं। ऑल्दो एक और चीज़ होती है, जब हम कोड को अपने रन करवाते हैं तो हमारे पास VS कोड में एक एक्सटेंशन होती है जिसका नाम है कोड रनर, और ये ऑलमोस्ट सभी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को रन करवाने में कैपेबल है। तो हम इस एक्सटेंशन को भी डाउनलोड करते हैं। और अब देखिए अगर मैं यहीं पे क्लिक करूं तो अब हमारे पास ऑप्शन आता है रन कोड का। हम रन पाइथन फाइल करेंगे तो ये यूज़ करेगा पाइथन की एक्सटेंशन का, लेकिन अगर हम रन कोड करेंगे तो ये यूज़ करेगा कोड रनर का। देखिए अगर हम कोड रनर करते हैं तो यहाँ पे किसी डिफरेंट कमांड से हमारा आउटपुट आ रहा होगा। देखिए हमारे पास जो कमांड आई python-u, फिर ये कमांड रन हुई जिसकी वजह से हमारा हेलो आउटपुट आया। लेकिन अगर यही हम रन पाइथन फाइल करते हैं तो रन पाइथन फाइल से देखिए ये कोड पाइथन में चला गया और अब ये डिफरेंट कमांड से एग्जीक्यूट हो। आउटपुट सेम ही आना है, वो अलग बात है, बस जो स्क्रिप्ट है वो स्क्रिप्ट चेंज हो रही है। और ऑल्दो हमारा जो कोड रनर है वो थोड़ा सा फास्ट है, क्योंकि वो पूरा का पूरा डायरेक्टरी वगैरह को नहीं चेंज कर रहा है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है। सेम ऐसे हम hello.c में भी कर सकते हैं। hello.c को भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ void, तो यही है हमारी बॉयलर प्लेट भी हमने यहाँ पे बना के रखी है। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ printf, अब अगर आपको नोटिस हो रहा हो तो देखिए जैसे पाइथन के लिए हमें सजेशन मिल रहे थे, सी के लिए सजेशन हमें नहीं मिल रहे हैं। तो इसके पीछे का रीज़न है कि हमारे पास सी की एक्सटेंशन नहीं है। तो हमको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है C/C++, जिसको हम इंस्टॉल करेंगे। पूरा का पूरा एक पैकेज होता है, एक्सटेंशन पैक होता है, इसको डाउनलोड करते हैं। तो इसमें कई सारी एक्सटेंशंस होती हैं जो कि सारी की सारी डाउनलोड हो रही होंगी। सेम इसी तरह अगर हमें जावा का चाहिए तो हम जावा के लिए भी कर सकते हैं। और VS कोड में एक और फीचर होता है जो बहुत ज़्यादा हैंडी होता है, वो होता है ऑटो सेव का फीचर। अगर आपका ये ऑटो सेव का फीचर है ऑन है तो आपको बार बार हर एक फाइल को Ctrl+S करके सेव करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं तो आप सेव करना भूल जाते हैं। आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट लाइव रीलोड पे रहे। आप सीधा फाइल में लिखें, वो कुछ मिली सेकेंड्स बाद, ये 5 मिली सेकेंड बाद, 10 मिली सेकेंड बाद ऑटोमेटिक सेव होता रहे आपकी मेमोरी में। सो ये भी एक फ़ीचर होता है VS कोड का। साथ ही साथ हम भी बात करेंगे वेब डेवलपमेंट में। ये तो हमने बात करी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट, तो देखिए हमें इसका सजेशन मिलने लगा इंट a इज़ इक्वल टू 5 कॉलन। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे printf लिखता हूँ तो देखिए printf हमारे सामने आ गया। पूरा का पूरा हमें सजेशन का फीचर मिलता है इसमें, जो कि बहुत सही तरीका है। हेलो
दिस इज अ लाइन दैट आई, कुछ इस तरीके से हम अपने कोड को लिखे VS कोड में। और देखिए मैंने एक साथ 3 फाइल बनाई है, अगर इसको भी मैं कोड रनर की मदद से रन करूँ, रन कोड करूँ, तो ये फाइल भी बहुत ईजिली रन हो जाएगी। अब ये फाइल रन इसलिए हो रही है क्योंकि हमने MinGW से ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसका GCC का कंपाइलर। और अगर आपको नहीं पता है कि GCC का कंपाइलर कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने विंडोज़ की मशीन में, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा वीडियो, जिसकी लिंक आपको ऊपर भी फ्लैश होती मिल जाएगी और नीचे भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप मस्ट चेकआउट करिए उस वीडियो को अगर आपको GCC के कंपाइलर के इंस्टॉलेशन में एरर्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो साथ ही साथ हम script.js को भी रन करवा के देख लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और लिखेंगे हम अपना console.log hello world in JS, और सेम हम इसको कोड रनर से अगर रन करवाएंगे तो hello world in JS। इसके लिए हमें Node.js की ज़रूरत होती है और Node.js हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखा है। Node.js देखिए ये सब कंपाइलर्स को इंस्टॉल करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, बस आपको नेक्स्ट करते जाना है और एट द एंड वो इंस्टॉल हो जाता है। जितने भी कंपाइलर्स हैं वो ऑलमोस्ट बनाए ही इसी के लिए गए हैं कि ईजिली इंस्टॉल हो जाएं। बस सिर्फ GCC ही एक ऐसा है जो थोड़ा सा ट्रिकी है, जिसमें आपको पाथ वगैरह सेटअप करना पड़ता है, तो वो चाहे तो आप हमारी वीडियो से रेफरेंस ले सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं इसमें कि ये वेब डेवलपमेंट को कितना फेवर करता है, जो बच्चे वेब डेवलपमेंट के लिए आते हैं कि सर क्या हमें Notepad++ पे जाना चाहिए, सबलाइन पे जाना चाहिए, सो लेट मी शो यू समथिंग। हम यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं कि web_dev नाम का, और इसमें बनाते हैं index.html और शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन दबा के मैंने जैसे एंटर किया हमारा HTML का बॉयलर प्लेट आ गया। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। सपोज करिए आपके पास कई सारे डिव हैं, तो मैं लिखूँगा डिव रैपर के अंदर मुझे चाहिए 2 डिव, जिसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए एक तो होना चाहिए फ्लेक्स, फिर इसके अंदर मुझे चाहिए 2 डिव चाहिए, एक चाहिए box1 और एक चाहिए box-2, कुछ ऐसा। तो हम कुछ इतनी इजीली लिख सकते हैं। प्लस अगर मैं इसी में लिखूं H3, और H3 के अंदर अगर मैं लिखता हूं कि I am a heading, और इसी के साथ मैं यहाँ पे लगाता हूँ P टैग, और P टैग के अंदर अगर मैं लिखता हूँ lorem 35, और अगर मैं इसको क्लोज़ कर दूं, एंटर करूं, तो देखें हमारे पास कुछ ऐसा लिख के आ जाएगा। अब इस 35 को सही कर लेते हैं, lorem 35 से हमारा डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको 2 और हैंडी फीचर बता दूं। अगर मैं कंट्रोल के साथ कीबोर्ड में कंट्रोल B दबाता हूँ, तो जो मेरा ये फाइल एक्सप्लोरर है ये हट मतलब शो या हाइड होता है। कंट्रोल B से शो या हाइड होता है, पहली चीज़। अगर मैं अल्ट के साथ Z दबाता हूँ तो वर्ड रैप ऑन हो जाता है, और अगर मैं शिफ्ट अल्ट और F दबाता हूँ तो हमारा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाता है। हम इस फॉर्मेट करने के लिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट भी कर सकते हैं। सेम ऐसे हम console.log में जावास्क्रिप्ट को भी फॉर्मेट कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, और सेम ऐसे पाइथन में भी कर सकते हैं। ऑल्दो हमें पाइथन में फॉर्मेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं प्रेटियर का। प्रेटियर एक एक्सटेंशन है जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रेटियर, ये वाली एक्सटेंशन। और साथ ही साथ अगर मैं थोड़ा सा index.html को और कॉन्टेक्स्ट में दूं, तो आप सेटिंग्स में चलते हैं। अब दिखाता हूं आपको वर्क स्पेस सेटिंग। देखिए अब हमारी वर्क स्पेस सेटिंग आ चुकी है, जो कि अभी तक नहीं दिख रही थी। तो कुछ चीज़ें आपको बताता हूं जो आपको कोड रनर के लिए इनेबल करनी है। जैसे एक सेटिंग होती है रन इन टर्मिनल। रन इन टर्मिनल को आपको कोड रनर के लिए ओपन कर लेना है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि जो आपका आउटपुट आएगा फिर वो आउटपुट वाले सेक्शन में ना आके वो आपका टर्मिनल में आएगा। अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डा दबाते हैं तो आपका जो टर्मिनल है वो ओपन हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली रन करेंगे तो आपका आउटपुट में आएगा। अगर आउटपुट में आएगा तो आप यहाँ से यूज़र इनपुट को नहीं दे पाएंगे। यूज़र इनपुट को देने के लिए आपको टर्मिनल का ही यूज़ करना पड़ेगा। अब वापस चलते हैं सेटिंग्स के इंस्टेंस में और देखते हैं कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ जूम का ऑप्शन, तो इसको इनेबल अगर हम कर लेंगे माउस व्हील जूम, तो हम माउस से ऐसे कुछ जूम कर सकते हैं अपने विंडोज़ को। साथ ही साथ फॉन्ट में हमें VS कोड में लिगेचर सपोर्ट मिलता है, जिसको हम जेसन में जाके चेंज कर सकते हैं। अगर मैं लिखूँ फॉन्ट लिगेचर्स,
तो सेटिंग्स डॉट जेसन में जाके हम इसको चेंज कर सकते हैं अगर हम चेंज करना चाहें तो। और लैंग्वेज स्पेसिफिक भी हमें कई सारी चीज़ें मिलती हैं जो हम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम एनिमेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं सिक्योरिटी के लिए, एप्लीकेशन के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंटीग्रेटेड होती हैं। एक बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ आपको जो कि index.html में हमें काम आएगी। एक होता है लिंक्ड एडिटिंग। अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं, देखिए अगर मैंने इसको इनेबल कर दिया, मैं डिव या इस वाले डिव के अगर मैं अंदर क्लिक करता हूँ और अगर मैं इस डिव को हटाता हूँ, मैं p लिखता हूँ, तो देखिए ये p बन गया और यहाँ भी चीज़ें क्लियर हो गई। बस अब क्या करना है, हमें यहाँ पे p लिख देना है, दैट्स इट, दैट्स हाउ ईजी। अगर मैं इधर p करता हूँ तो मुझे सामने जाके खाली p लिखना है, मतलब वो दोनों लिंक हो जाते हैं, सिंक्रोनाइज हो जाते हैं और हम दोनों को एक साथ एडिट कर सकते हैं। साथ ही साथ VS कोड में मल्टी कर्सर फंक्शनैलिटी मिलती है। जैसे सपोज करें हमारे पास डिव है, तो हम कंट्रोल D को अगर दबाएंगे तो हमारे कई सारे कर्सर्स निकल के बाहर आते हैं जो सिर्फ डिव को सेलेक्ट कर लेंगे। सेम ऐसे अगर मैं A पे क्लिक करूं और D दबाऊं कंट्रोल D, तो A को सेलेक्ट करेगा, बट इस डॉक्यूमेंट में और कहीं पे A नहीं है, अकेला यानी सेपरेट A नहीं है, कंबाइंड है, इसीलिए उसने सेलेक्ट नहीं करा। साथ ही साथ अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करूं तो वो वर्ड उसके इंस्टेंस कहाँ कहाँ पे आए हैं VS कोड हमारा बता देता है। जैसे देखिए हमने I को सेलेक्ट करा तो I कहाँ कहाँ पे आया VS कोड बता रहा है। साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं कि अल्ट को प्रेस करके रखेंगे और हम जहाँ जहाँ अपनी प्राइमरी क्लिक को करेंगे हमारे कर्सर वहीं पे आ जाएंगे और हम वहाँ पे टाइप कर सकते हैं कि हेलो, मतलब अभी तो ये डॉक्यूमेंट गलत हो जाएगा अगर मैंने टाइप कर दिया इसमें, तो हेलो आई एम यूजिंग मल्टी कर्सर मोड, कुछ ऐसा करके हम मल्टी कर्सर मोड यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ हम किसी लाइन को रेप्लिकेट कर सकते हैं ऊपर या नीचे की ओर। जैसे हमारे पास ये बॉक्स 2 है, अगर मैं अल्ट दबा के डाउन एरो की दबाऊं तो ये लाइन नीचे आएगी और अगर मैं अप की दबाऊं तो ये लाइन ऊपर चली जाएगी। साथ ही साथ अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट दबाता हूं तो नीचे सेलेक्ट होगा और कंट्रोल शिफ्ट अल्ट दबाता हूं तो ये ऊपर की ओर सिलेक्शन मोड में चला जाएगा। अगर मैं कंट्रोल अल्ट दबाऊं तो हमारा जो कर्सर है वो नीचे की ओर एक्सटेंड करता हुआ चला जाएगा मल्टी कर्सर मोड में। देखिए 4 कर्सर हो गए। और सेम अगर ठीक कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को कंट्रोल जेड करके, सेम अगर मैं कुछ ऐसा रेप्लिकेट करूं यानी शिफ्ट अल्ट दबा के अगर मैं अप या डाउन की दबाता हूं तो वो रेप्लिकेट करना शुरू करते हैं। देखिए एक ही लाइन की वो कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा। साथ ही साथ हमारे पास पूरी की पूरी एक लाइन को डिलीट करने का भी ऑप्शन होता है जिसको आप शॉर्टकट में जाके सेट कर सकते हैं। और अगर आपको इस पूरी की पूरी लाइन को ही कॉपी करना है या इस पूरी की पूरी लाइन को ही कट करना है तो आपको इस पूरी लाइन को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है VS कोड में। जस्ट आप इस लाइन के कहीं भी बीच में, मिडिल में, साइड में, कहीं भी आप अपने कर्सर यानी इंसर्शन पॉइंट को पॉइंट करेंगे और आप कंट्रोल X दबाएंगे, पूरी लाइन ही कट हो जाएगी। फिर आपको इसको जहाँ भी पेस्ट करना है, वो वेरेवर यू वांट टू पेस्ट इन योर डॉक्यूमेंट, हम कंट्रोल V दबा के ईजिली पेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसी बहुत सारी यूटिलिटीज़ हैं VS कोड में जो इसको एक किंग होने का दावेदार बना देती हैं। दैट्स वाई ये इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा पॉपुलर है और इसकी इतनी ज़्यादा आज के टाइम पे मांग है। देखिए आप जब एक अच्छा कोड एडिटर यूज़ करते हैं तो क्या होता है, आपकी जो इफ़िशियंसी होती है वो 10x हो जाती है। हमारे पास बहुत सारे टूल्स होते हैं, VS कोड भी सिर्फ एक टूल है। हो सकता है आपकी इफ़िशियंसी नोटपैड पे अच्छी हो सकता है आपकी इफ़िशियंसी Emacs पे अच्छी हो या NeoBeam पे अच्छी हो। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे GUI बेस्ड टेक्स्ट एडिटर बहुत कम पसंद आते हैं जब तक किसी पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की बात ना हो। अगर आपने नैनो या NeoBeam यूज़ किया है तो आपको पता होगा उसमें लूवर ट्री सेटर्स होते हैं जो कि बहुत इंटेलिजेंटली काम करते हैं और इससे तो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं क्योंकि हमारा VS कोड इलेक्ट्रॉन JS पे है। लेकिन अगर आप वहीं पे बात करते हो रियल लाइफ एप्लीकेशंस की, तब VS कोड उन सब को पीछे छोड़ देता है क्योंकि जो इसका गिटहब के साथ इंटीग्रेशन है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, साथ ही साथ वर्क स्पेस स्पेसिफिक सेटिंग्स हैं, वो सब हमें NeoBeam जैसी चीज़ों में नहीं देखने को मिलती हैं। तो हर एक टूल का अपना स्पेसिफिक केस है। अगर आप इंडस्ट्री ग्रेड की लर्निंग कर रहे हो, अगर आप कोई बहुत अच्छा कोर्स, बड़ा कोर्स कर रहे हो, तो एक मस्ट स्किल होनी चाहिए कि आप अपने टेक्स्ट एडिटर के साथ वॉक थ्रू करो। आप समझो अपने टेक्स्ट एडिटर को कि उसमें कहाँ पे क्या ऑप्शन है और क्यों है, हमें किसका सही से इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो भी आपके सामने एप्लीकेशन है उसका हर एक टूल आपकी लाइफ, आपकी इफ़िशियंसी को सही करने के लिए है। VS कोड एक बहुत अच्छे फीचर पैक सिस्टम के साथ आता है और सबसे बढ़िया चीज़ है कि VS कोड हर मंथ अपडेट होता है। आप इसके वेलकम नोट्स को ईजिली जाके पढ़ सकते हैं। अगर मैं व्यू में जाऊँ तो यहाँ पे हमें वेलकम मोड मिलता है, हेल्प में ये देखिए वेलकम मिलता है जो कि हर महीने अपडेट होता है VS कोड, तो हम वो रीड कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं फायरफॉक्स
पे जाके VS कोड की वेबसाइट को आपको चेक कराऊँ, यहाँ से भी हम उन डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। एंड दैट्स वाई आई सेड VS कोड इज़ द किंग ऑफ टेक्स्ट एडिटर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें फीडबैक देके ज़रूर बताएं। थैंक यू।